तो आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ तो मिक्सचर। आ गए आप। तो ये इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर की थर्ड वीडियो है। एंड इस वीडियो के अंदर हम बची हुई सेपरेटिंग टेक्निक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट्स मिक्स ना हो पाए, जैसे एक मिक्सचर है ऑयल एंड वाटर का, तो ऑयल वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो पाता, तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर दो इमिसेबल लिक्विड्स हैं, यानी ऐसे लिक्विड्स जो मिक्स ना हो पाए। तो ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। अब भैया सेपरेटिंग फनल है क्या? तो ये है सेपरेटिंग फनल। तो इस सेपरेटिंग फनल के नीचे एक टैप लगी हुई है एंड इस टैप को हम कहते हैं स्टॉप कॉक। ये टैप नॉर्मल घर में जो टैप होती है उसकी तरह ही है। जब हम इसे खोलेंगे तो इस फनल में जो भी मिक्सचर होगा वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि वाटर एंड ऑयल मिक्स नहीं हो सकते, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे। तो वाटर नीचे है, ऑयल ऊपर है। तो जब हम इस टॉप को खोलेंगे तो वाटर नीचे बीकर में आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब ये सारा वाटर नीचे वाले बीकर में आ जाएगा तब हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे। तो ऊपर ऑयल रह जाएगा, नीचे वाटर आ जाएगा। हम इस ऑयल को दूसरे बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर सेपरेट हो गया। इसे हमने सेपरेट करा है सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके। ये होगी सेपरेटिंग फनल। अब सेकेंड टेक्निक है सब्लिमेशन। तो जैसे हमें पता है, अगर हमारे पास एक सॉलिड है, उस सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जैसे आइस वाटर में चेंज होती है। अगर हम इस लिक्विड को और हीट करें तो ये लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, जैसे वाटर स्टीम बनता है। पर कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती है, वो लिक्विड वाली स्टेट में नहीं जाती। तो ऐसी सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सब्लाइम सब्सटेंस। एंड इस प्रोसेस जिसके अंदर एक चीज़ डायरेक्टली सॉलिड से गैस बनती है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो अब तुम्हें एक बात समझ में आ गई, सब्लिमेशन तभी होता है जब एक सब्लाइम सब्सटेंस हो, यानी हम एक ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं जिसमें एक सब्लाइम सब्सटेंस हो। तो सब्लिमेशन के लिए हम एक ऐसे मिक्सचर को चूज़ करते हैं जिसके अंदर एक सब्लाइम सब्सटेंस हो, दूसरी नॉन सब्लाइम सब्सटेंस हो। जैसे सब्लाइम सब्सटेंस होगी अमोनियम क्लोराइड एंड नॉन सब्लाइम सब्सटेंस होगी सॉल्ट। तो अगर हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर है, यानी सब्लाइम एंड नॉन सब्लाइम का एक मिक्सचर है, तो जब हम इसे हीट करते हैं तो जो सब्लाइम सब्सटेंस है वो हीट लेते ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, पर नॉन सब्लाइम सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट नहीं होगी, यानी वो मिक्सचर में ही रहेगी, पर सब्लाइम सब्सटेंस वेपर बन के हवा में उड़ जाएगी। यानी इस मिक्सचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन सब्लाइम सब्सटेंस बचेगी। तो इस मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। तो मोटा मोटी यही है सब्लिमेशन। एक चीज़ को जब हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती है, बिना लिक्विड वाली स्टेट में जाए हुए। एंड क्योंकि हम सब्लाइम सब्सटेंस के साथ एक नॉन सब्लाइम सब्सटेंस को हीट करते हैं तो नॉन सब्लाइम सब्सटेंस मिक्सचर में ही रह जाती है, सब्लाइम सब्सटेंस गैस बन के इवापोरेट हो जाती है। तो ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है सब्लाइम सब्सटेंस, सॉल्ट है नॉन सब्लाइम सब्सटेंस। तो जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो जैसे हमें पता है अमोनियम क्लोराइड गैस बन के हवा में चला जाएगा। तो अगर हमें इस अमोनियम क्लोराइड को कलेक्ट करना है तो कलेक्ट करने के लिए हम इस मिक्सचर के ऊपर एक फनल लगा देते हैं। ये फनल उल्टी करी हुई है एंड इस फनल के ऊपर लगा दिया हमने एक कॉटन। तो अब हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं, तो हीट करने पे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाएगा एंड गैस बन के इस पॉइंट पे आके टकराएगा। तो अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे आके ये टकराया। नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो ऊपर वाले पॉइंट पर नीचे की कंपैरिजन में टेम्परेचर कम है। तो इस पॉइंट पर जब अमोनियम क्लोराइड एज ए गैस आके टकराएगा तो क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो वो गैस सॉलिड में चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पर हमें सॉलिड अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। अब भैया क्यों मिलेगा? क्योंकि इस पॉइंट पर टेम्परेचर था कम एंड जब एक गैस को हम कम टेम्परेचर देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। पर क्योंकि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड एक सब्लाइम सब्सटेंस है
ये लिक्विड वाली स्टेट में तो जाता ही नहीं है, तो ये गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन गया। तो ऐसे हमें ऊपर वाली साइड अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा एंड नीचे बच जाएगा सॉल्ट। तो ऐसे सब्लिमेशन से हम अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन के लिए हमें एक ऐसा मिक्सचर चाहिए जिसके अंदर एक सबलाइम सब्सटेंस हो। तो ये हो गया सब्लिमेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो क्रोमा है वो कलर को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्रोमेटोग्राफी कलर से रिलेटेड है। एंड अगर कलर की बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी होगी इंक की। तो इंक बहुत सारे कलर्स का एक मिक्सचर है। मान लेते हैं इंक के अंदर A एंड B दो तरह के कलर्स है एंड इस इंक को हम एक पेपर के ऊपर लगा देते हैं, उस पेपर को वाटर में डाल देते हैं। तो इस पेपर के नीचे वाला पोर्शन पानी में डूबा हुआ है, यानी नीचे वाले पोर्शन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कंसंट्रेशन यानी नीचे ज़्यादा पानी है एंड ऊपर वाली साइड पेपर गीला नहीं है, यानी पानी नहीं है, यानी कंसंट्रेशन कम है। नीचे हाई कंसंट्रेशन है, ऊपर लो कंसंट्रेशन है। तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, यानी पानी नीचे से ऊपर जाएगा एंड नीचे उसे मिलेगी इंक। इंक यानी A एंड B कलर्स। तो वो A एंड B कलर वाटर के अंदर मिक्स होंगे। तो ये दोनों कलर अलग अलग है, तो ये पानी में भी अलग अलग तरह से डिसॉल्व होंगे। तो एक कलर पानी के अंदर अच्छे से मिक्स होगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। मान लेते हैं A पानी में अच्छे से मिक्स हुआ तो A की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एंड B पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो B की सॉल्युबिलिटी कम है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर पानी के अंदर A एंड B मिल गए, तो यहाँ पर इंक के साथ वाटर मिल गया। अब ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हुआ क्या, A एंड B वाटर में मिक्स हो गए। A की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो A पानी का साथ ज़्यादा देगा। B की सॉल्युबिलिटी कम है तो B पानी का साथ कम देगा, यानी जब ये पानी ऊपर जाएगा तो A पानी के साथ ज़्यादा दूर तक जाएगा, यानी ऊपर तक चला जाएगा। B कम सॉल्युबल है, यानी वाटर का साथ कम देगा एंड बीच में ही रह जाएगा। तो ऐसे जो ज़्यादा सॉल्युबल था वो ज़्यादा दूर तक गया, जो कम सॉल्युबल था वो कम दूर तक गया। तो ऐसे हमने कलर A एंड B को सेपरेट कर लिया इंक के मिक्सचर से। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर हमने कलर्स को सेपरेट करा है। तो ऐसे क्रोमेटोग्राफी से हम एक इंक के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। होता कुछ नहीं है, बस इंक बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होता है। बहुत सारे कलर्स है, यानी सारे कलर्स की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो पानी का साथ ज़्यादा देगा एंड वो ऊपर तक चला जाएगा। जो कम सॉल्युबल होगा वो पानी का साथ कम देगा एंड वो नीचे ही रह जाएगा। एंड ऐसे इंक के कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हो गया क्रोमेटोग्राफी। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक लिक्विड को हीट करते हैं। अब हमें पता है जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो वेपर बन जाता है एंड जब हम इस वेपर को ठंडा करेंगे, यानी टेम्परेचर कम करेंगे, तो ये वेपर फिर से लिक्विड बन जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन, यानी लिक्विड से वेपर, वेपर से फिर से लिक्विड, इसे हम कहेंगे डिस्टिलेशन। अब तुम कहोगे भैया इसका कोई सेंस है, हमारे पास स्टार्टिंग में था लिक्विड एंड लास्ट में भी हमें लिक्विड ही मिल रहा है, तो कोई सेंस है इस बात का? इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे हमारे पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड L1 है, एक लिक्विड L2 है एंड ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, यानी ये दोनों मिसेबल लिक्विड्स है। जैसे सेपरेटिंग फनल में दो लिक्विड्स थे जो आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे थे, उन्हें हम कहते थे इमिसेबल लिक्विड्स, एंड जो आपस में मिक्स हो पाते हैं उन्हें हम कहते हैं मिसेबल लिक्विड्स। तो यहाँ पर L1 एंड L2 दो मिसेबल लिक्विड्स है, यानी वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो अब भैया हमें डिस्टिलेशन करना है, तो इस मिक्सचर को हम हीट करेंगे। तो हीट करने के लिए हमें एक बर्नर चाहिए, नीचे है बर्नर, और यहाँ पर हमने एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर लगा दिया। इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वाटर कंडेंसर। बचपन में सुना होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर है वाटर कंडेंसर, यानी वाटर को वेपर से लिक्विड बनाने वाला काम ये चीज़ करती है। इसमें होता क्या है,
इस नीचे वाले पोर्शन से बहुत ठंडा पानी आता है। ठंडा पानी यानी टेम्परेचर बहुत कम, एंड जब टेम्परेचर कम होगा तो वेपर लिक्विड बन जाएगा। एंड इस ऊपर वाले पोर्ट से वाटर बाहर चला जाता है एंड इसके बीच में से वेपर निकलता है। वेपर वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, बीच में ग्लास वॉल होती है ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। तो यहाँ से जब वेपर पास होगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, एंड जब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो नीचे हमने लगा दिया बीकर उसे कलेक्ट करने के लिए। तो अब ये काम कैसे करता है ये समझते हैं। तो ये काम करता है बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। बॉइलिंग पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर एक लिक्विड वेपर बनना स्टार्ट होता है। तो मान लेते हैं कि L1 का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस एंड L2 का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस। एंड हमने इस मिक्सचर को फ्लास्क में डाल दिया एंड हम इसे हीट करते हैं। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अब टेम्परेचर है 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री के ऊपर जो L2 है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। L2 का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है, पर अब 60 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो यहाँ पर L2 वेपर बन जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट था 56 डिग्री सेल्सियस, पर हम टेम्परेचर दे रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस का। तो L2 वेपर बन जाएगा एंड इस ट्यूब के थ्रू पास होगा। एंड ये ट्यूब है कंडेंसर। कंडेंसर यानी इसके अंदर टेम्परेचर बहुत कम है, एंड जब एक वेपर को बहुत कम टेम्परेचर मिलता है तो वो लिक्विड बन जाता है। तो जो ये L2 है वो वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा एंड नीचे हमने रख रखा है बीकर। तो सारा L2 लिक्विड फॉर्म में बीकर के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे डिस्टिलेशन से हमने L2 एंड L1 को सेपरेट कर दिया एंड ये दोनों मिक्सेबल थे, यानी ये दोनों अच्छे से मिक्स हुए थे। तो हम डिस्टिलेशन का तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर हो जिसके अंदर दो मिक्सेबल लिक्विड्स हो। तो यहाँ पर जो L1 था वो था वाटर एंड L2 था एसीटोन। तो डिस्टिलेशन का यूज़ करके हम एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते। तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस देखें तो वो होगा 100 माइनस 56 जो होगा 44। तो एसीटोन एंड वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है 44, पर अगर ये डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो। अभी केल्विन क्या है? केल्विन एक टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो तो वहाँ पर हम डिस्टिलेशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ नहीं है, सिर्फ हम डिस्टिलेशन का जो सेटअप था उसके अंदर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड कर देते हैं। तो ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसके अंदर फ्रैक्शंस है, ये स्पेयर्स है, छोटे छोटे स्पेयर्स। इनका काम क्या होता है? ये वेपर को ऊपर नहीं जाने देते हैं। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक आदमी के पास ज़्यादा एनर्जी है, दूसरे के पास कम एनर्जी है, एंड उन्हें इस रोड पर चलना है। तो वो आदमी ज़्यादा दूर तक जाएगा जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, एंड जिसके पास एनर्जी कम थी वो कम दूर तक जा पाएगा क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर होगी। जिस वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो इस रोड को क्रॉस कर लेगा, यानी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस कर लेगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी ऐसा ही है, ये वेपर के पाथ के बीच में आ जाता है। तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो इस कॉलम को क्रॉस कर लेगा, एंड जिसके पास में कम एनर्जी होगी वो वापस नीचे आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास दो लिक्विड्स है L1 एंड L2। तो L1 का बॉइलिंग पॉइंट है 50 केल्विन, L2 का बॉइलिंग पॉइंट है 70 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है यहाँ पर 20 केल्विन का। तो इन दोनों का हमने एक मिक्सचर बना दिया, मिक्सचर को डाल दिया इस बीकर में, एंड इसे हम हीट कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर 50 केल्विन पहुँचेगा तो 50 केल्विन पर जो लिक्विड 1 है यानी L1 वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड 60 डिग्री आते आते लिक्विड 1 के वेपर के पास अच्छी खासी एनर्जी आ जाएगी क्योंकि L1 का बॉइलिंग पॉइंट 50 केल्विन था, पर अब टेम्परेचर हम ज़्यादा दे रहे हैं तो वेपर के पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब L1 के वेपर के पास एनर्जी ज़्यादा है, एंड L2 के थोड़े बहुत वेपर बनेंगे क्योंकि L2 का भी बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है। L2 का बॉइलिंग पॉइंट है 70 केल्विन,
हमने टेम्परेचर दिया है 60 केल्विन का। तो अब थोड़े बहुत L2 के भी वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, पर L2 के वेपर्स के पास एनर्जी कम होगी, तो L1 के वेपर के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस कर लेगा एंड वो कंडेंसर में आके कंडेंस होके इस बीकर में आ जाएगा। पर L2 के वेपर की एनर्जी कम है, तो वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस नहीं कर पाएगा एंड वो फिर से नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ये लिक्विड सेपरेट हो जाएंगे। इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है 20 केल्विन, पर भी ये आराम से सेपरेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ करा है। तो ऐसे हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को देखते हैं, जो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं। अब क्रिस्टल क्या है? तुमने शुगर एंड सॉल्ट तो देखा ही होगा, वो छोटे छोटे दानों से मिलके बने हुए होते हैं। तो उन दानों को हम कहते हैं क्रिस्टल्स। एंड क्रिस्टल हमेशा प्योर होता है, यानी अगर कोई शुगर का क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल के अंदर सिर्फ और सिर्फ शुगर होगी और कोई सी चीज़ नहीं होगी, यानी ये प्योर है, 100% प्योर है। इस क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करके हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर दो सॉलिड्स को डिसॉल्व करते हैं। पहले सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कम है, तो मान लेते हैं सॉलिड 1 की सॉल्युबिलिटी कम है एंड एक सॉलिड 2 भी इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं एंड सॉलिड 2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी यानी इस लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड कितना डिसॉल्व हो सकता है। अगर ज़्यादा सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो इस केस में जो सॉलिड 2 है वो ज़्यादा डिसॉल्व होगा क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। क्रिस्टलाइजेशन को करने के लिए हम इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं। अब जब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी एंड जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बढ़ जाएगी एंड उस स्पेस में ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ पाएंगे या फिर ज़्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स आ पाएंगे। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सॉलिड हम ऐड कर पाएंगे क्योंकि टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस केस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे हम ज़्यादा सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2 को ऐड कर सकते हैं। अब हमने मैक्सिमम सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2 को ऐड कर दिया। अब और सॉलिड को ऐड करें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाकर इसके अंदर ज़्यादा सॉलिड ऐड कर दिया। ये चीज़ याद रखना, पहले सॉलिड कम था पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करके ज़्यादा सॉलिड ऐड कर दिया। तो अब हम इस टेम्परेचर को फिर से कम करते हैं। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी एंड जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो जो हमने एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को ऐड करा था वो इस सॉल्यूशन से बाहर आ जाएंगे। बाहर कहाँ पे आएंगे? रहेंगे तो सॉल्यूशन में, पर वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो सॉलिड 1 कम सॉल्युबल है, सॉलिड 2 ज़्यादा सॉल्युबल है। तो टेम्परेचर कम करने पे किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा कम होगी? सॉलिड 1 की कम होगी क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी पहले से ही कम थी। अब टेम्परेचर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी और कम होगी, तो सॉलिड 1 की सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, यानी इसके ज़्यादातर पार्टिकल्स सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होंगे, तो वो सारे पार्टिकल्स मिलके एक क्रिस्टल बना लेंगे। तो ऐसे हमने एक क्रिस्टल बना दिया। तो ये था क्रिस्टलाइजेशन। हमने करा कुछ नहीं, एक सॉल्यूशन बनाई 2 सॉलिड्स की, उस सॉल्यूशन को हीट करा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। सॉल्युबिलिटी बढ़ गई यानी हम ज़्यादा सॉलिड ऐड कर पाए। तो जो हमने टेम्परेचर बढ़ा के ज़्यादा सॉलिड ऐड करा था वो सॉलिड जब हमने टेम्परेचर कम करा तो सॉल्यूशन से बाहर आ गया एंड उस सॉलिड ने मिलके एक क्रिस्टल बना लिया। तो जो कम सॉल्युबल सॉलिड था उसका क्रिस्टल बन गया। तो ये था क्रिस्टलाइजेशन एंड इसी के साथ इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, तो जल्दी आ जाना।